हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मीकांत चैप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 10 और 11 है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं वो अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर से लक्ष्मीकांत के उससे बनाए गए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे अटेम्प्ट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा उसका जो प्रोसीजर है उसको डिटेल करता है। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या तो सिर्फ राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर स्टेट्स ये चाहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें तो वो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मेंबर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो उससे रिलेटेड बिल या तो मिनिस्टर प्रपोज कर सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन कौन लोग हैं? जो मेंबर मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है। अगर कोई मेंबर बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है, अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो अगर कोई बीजेपी का भी एमपी है, अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो वो भी प्राइवेट मेंबर की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली सारे अपोजिशंस के जो एमपी हैं वो भी प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। तो इवन शशि थरूर भी जो कांग्रेस से हैं वो अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। वो आगे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जैसे मनी बिल्स, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट, द बिल must be passed in each house by special majority, that is a majority of total membership of the house and a majority of two-thirds of the members of house present and voting। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। या तो फिर सिंपल मेजोरिटी से हो जाए। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि जो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं अगर उसमें से 50% से ज़्यादा ने वोट कर दिया तो वो हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी और उससे बिल पास हो गया। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उसका 2/3 मेंबर्स या फिर उससे ज़्यादा अगर लोग वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से हाफ स्टेट्स अपने स्टेट लेजिस्लेचर में उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करें। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का तीन प्रोसीजर है, लेकिन आर्टिकल 368 में सिंपल मेजोरिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 368 सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी एंड बिल पासिंग बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये दोनों से ही डील करता है। फोर्थ, अब जो हाउसेज हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से सेपरेटली पास होना चाहिए। अगर आप ऑर्डिनरी बिल की बात कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि अगर लेट से कि लोकसभा में बिल प्रपोज हुआ, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविजन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं है, दोनों हाउसेज से बिल सेपरेटली पास होना चाहिए। 5, if the bill seek to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by legislature of half the state by simple majority। ठीक है, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर duly passed by both the houses of parliament and ratified by state legislature where necessary, the bill presented to the president। अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट को के सामने इसको रखा जाएगा। अब प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट
रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है एसेंट, ठीक है। और जब अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो क्या हो जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा। तो ये ब्रीफ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। अब चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एन अमेंडमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। नहीं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by legislature of all the states of India। नहीं, all the states of नहीं, ठीक है, मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अगर आधे स्टेट्स उसको रेटिफाई कर देते हैं सिंपल मेजोरिटी से तो वो बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन, A bill to amend the constitution can only be initiated by a minister। नहीं, प्राइवेट मेंबर भी इनिशिएट कर सकता है। A bill to amend the constitution must be passed by each house separately, i.e. there is no provision of joint sitting of the parliament। बिल्कुल सही है, आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन, in which of the following manner the constitution can be amended according to the article 368? By simple majority, special majority of the parliament and द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उससे हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct with respect to article 368? If the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also Next question, if a bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by the legislature of half the state by special majority, a majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting। नहीं, स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। द प्रेसिडेंट मे होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, नहीं, मस्ट, ही मस्ट गिव एसेंट। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा डी। Next question, which of the following provisions can be amended by Article 368? Admission or establishment of new state, abolition or creation of legislative council in the state, delimitation of constituencies। देखिए, अभी हमने ये बात किया था कि आर्टिकल 368 में सिर्फ 2 ही तरह के अमेंडमेंट आते हैं, एक अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और दूसरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो सिंपल मेजोरिटी वाले हैं, तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट होंगे लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से होने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। इसका आंसर 2 और 3 है। ये अब जब आप लक्ष्मीकांत बुक देखिएगा तो इसमें सारा चीज़ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। स्पेशल मेजोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, एंड ऑल द अदर प्रोविजंस आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। अब जब स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट कंसेंट ऑफ द स्टेट अगर मैं उसकी बात करूँ, क्योंकि देखिए ये सब वो मैटर हैं जो फेडरल कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं। आगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर इटसेल्फ। तो आप एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिएगा, उससे ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? इन ब्रीफ, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो पोर्शन है जिसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये इवॉल्व कैसे हुआ? तो इसकी बहुत ही लंबी कहानी है। ये जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, उसमें पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी, जो उस समय फंडामेंटल राइट था, उसमें कुछ चेंजेस लाए, कुछ अमेंडमेंट किए। तो इन अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये बोला गया कि सुप्रीम की पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। और ये जो केस कहलाया वो शंकरी प्रसाद केस कहलाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये रूलिंग दिया कि नहीं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पोर्शन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है।
लेकिन फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फिर वो चेंज हो गया, डिसीजन चेंज हो गया गोलकनाथ केस में, और इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंशियल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैनॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दिस राइट्स। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया। तो इसको नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इसमें आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया, और इसमें जो अमेंडमेंट था वो डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एब्रिज और टेक एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 368 एंड सच एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में रस्साकसी होने लगी। पार्लियामेंट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा जजमेंट देती जिससे पार्लियामेंट का जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट होता, तो तुरंत एक अमेंडमेंट पास कर दिया जाता पार्लियामेंट के द्वारा अपने पावर को रिस्टोर करने के लिए। यहाँ भी यही हो रहा है। तो फाइनली क्या हुआ कि जो केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, लेकिन एक उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वहीं पर प्रपोज किया और ये बोला कि ये कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को भी बोलेगी कि ये ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया कि नहीं फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती है। तो फिर पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, मेरा पावर तो कम हो गया। तो उसी समय क्या हुआ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ठीक है, 1976 में, वो इमरजेंसी का पीरियड था, और उसमें वो जो अमेंडमेंट उसने क्या किया कि पार्लियामेंट को अनहिंडर्ड पावर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, आप इस टेक्स्ट को पढ़िए कि नो अमेंडमेंट्स कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि पार्लियामेंट के पास एक तरह से एब्सोल्यूट पावर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। लेकिन साथ ही साथ उसी समय केस आया मिनर्वा मिल्स केस। तो जो मिनर्वा मिल्स केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस प्रोविज़न को, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो डाला गया था कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविज़न अमेंड कर सकती है, ठीक है, तो उसको नलीफाई कर दिया गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज़ करके उस प्रोविज़न को नलीफाई किया और ये बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइंड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता रहा है और उसमें कुछ कुछ एडिशंस करते रहे हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज़ किया और ये बोला कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो अप्रैल 24, 1973 से लागू होंगे। ठीक है, ये डेट था केशवानंद भारती जजमेंट का। ठीक है, और इससे पहले जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पॉइंट्स जो ऑप्शंस हैं सारों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है। जैसे यहाँ अगर देखिएगा तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो यहीं से मेंशन्ड है, जैसे लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। ठीक है, और सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका ये जो हो गया फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी इसी में आ गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statements is correct about basic structure of the constitution? Basic structure of the constitution is mentioned in 7th schedule of the constitution. बिल्कुल गलत है, कहीं मेंशन नहीं है. पार्लियामेंट कैन अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं कर सकता है. आंसर डी. 9th क्वेश्चन, which of the following Supreme Court judgments are related to Supreme Court of India? अच्छा, यहाँ पर एक गुफअप हो गया है. यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा. सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आएगा. तो गोलकनाथ केस नहीं है, क्योंकि गोलकनाथ केस में वो मतलब 1973 है उसके पहले हुआ था. ठीक है, और इस केस में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती में हुआ था, मिनर्वा मिल्स में हुआ था और मोहन राव में हुआ था. तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 10th क्वेश्चन, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है. फर्स्ट ऑप्शन, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के साथ है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम. बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी. सब स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है जिसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रेटिफाई करें या रिजेक्ट करें. तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा. कोई भी क्वेरी है आप ट्वीट कर दें, टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर पोस्ट कर दें. वो जो 9th क्वेश्चन है उसमें एरर है और उसको मैं अभी रेक्टिफाई कर दूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.